नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेद सिंह। कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि इसकी दूसरी चोट ने हमें यह एहसास करा दिया है। हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। जैसी गलती हमने पहली लहर के बाद की उसे नहीं दोहरा सकते हैं। लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि दिल्ली के अलावा कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी देखी जा रही है। यह राहत की बात है। इस रफ्तार में कमी लाने वाले हम लोग ही हैं। हालांकि सरकारों की तरफ से लॉकडाउन जैसे इंतजाम जरूर किए गए हैं, फिर भी इसका क्रेडिट लोगों को जाना चाहिए। लेकिन चेतावनी भी है कि खतरा अभी बरकरार है। वही हमारे गांव में अगर उनकी बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ज्यादातर गांव अभी भी झोला छाप के हवाले हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के दर में कमी आई है। वहीं हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में मामलों में इजाफा लगातार जारी है और कोरोना का ग्राफ कम होने के पीछे राज्य सरकारों की तरफ से बनाए गए नियम और लोगों की तरफ से उनका पालन करना रहा। लेकिन हमें अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही खेल बिगाड़ सकती है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने एक और चेतावनी हमें दी है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे ही हैं, क्योंकि ज्यादातर गांव जो हैं वो झोला छाप डॉक्टर्स के हवाले हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक तो लोगों के पास उनके अलावा विकल्प नहीं है, और दूसरा अगर कहीं है तो लोग अस्पतालों में जाकर इलाज कराने से डर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब गांव पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी अब सीधा सीधा हमें गांव को संभालना है, क्योंकि वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं और लोग अगर कहीं पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं तो वहां जाकर इलाज कराने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? इन तमाम बातों को लेकर खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संक्रमण दर कम हुई है, लेकिन अभी खतरा कितना गंभीर है ये समझना बेहद जरूरी है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं झोलाछाप डॉक्टर्स के हवाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ग्रामीण इलाकों में लोग जांच कराने से डर क्यों रहे? ये बड़े सवाल हैं कि एक तो लोग जिनके पास विकल्प नहीं है, करें तो क्या करें, और उसके बाद अगर जांच के लिए कहीं कोई व्यवस्था है तो वहां जाना नहीं चाहते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। और दूसरा ये कि जो कोरोना की वर्तमान परिस्थितियां, जैसे मामले या दर जैसे जैसे कम हो रही है, हमें क्या निश्चिंत हो जाना चाहिए? क्या इसको लेकर हमें गंभीर नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी माहौल ठीक होता है, व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरती है, कोरोना का ग्राफ थोड़ा नीचे आता है, तो लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। क्या हमें किसी सरकार, किसी प्रशासन या फिर किसी अन्य व्यक्ति की सलाह को लेकर के गंभीरता दिखानी होगी, या अपने आप हम सजग रहे? मामले जरूर कम हुए लेकिन चिंता नहीं घटी है। एक समय ऐसा भी था जब देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा इतना कम हो गया था कि हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद देश से कोरोना चला गया है। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बिगड़ी वो पिछली पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब इन सवालों को लेकर, इन खास समस्याओं को लेकर बात करने वाले मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद लाखोटिया हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जगरूप ढुले, सामाजिक कार्यकर्ता। जगरूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सवाल आपका में, और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव की समस्या को लेकर बात जरूर करें, क्योंकि आज हम गांव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये भी जरूरी है कि हम निश्चिंत ना हो जाएं, क्योंकि अभी हालात सामान्य हुए नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, धीरे धीरे ग्राफ कम हो रहा है और इसके पीछे सब जानते हैं कि वजह क्या है। लोग अलर्ट हुए हैं, सचेत हुए हैं, सरकारों की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया और आप जैसे विशेषज्ञ लोग जो है लोगों को सचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तब स्थिति ठीक हुई है। लेकिन अभी हालात सुधरे नहीं है। हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, पहली वेव में जब हमने ये मान लिया कि कोरोना अब गया और अब हम शांत हैं और आराम हो गया, तो सेकेंड वेव ने सबको अचंभित कर दिया और ऐसे अकस्मात ये इतनी तेजी से आई कि हम अपने पांव पे खड़े होना भी हमारा मुश्किल हो गया। यहाँ से हमें अब सबक ये लेना है कि ऐसी थर्ड और फोर्थ वेव भी आ सकती है, और हमारे हाथ में है कि हम इन वेव्स को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, अवॉइड कर सकें। यानी आज हमें खुशी का ये विषय है
कि जिस तरह से तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था, दिल्ली में, मुंबई में आप देख रहे हैं केसेस कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हम विजय पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बट ये लंबी लड़ाई है और ये समझना है कि कोरोना अब गांव में पहुंच गया है। हिंदुस्तान, 2/3 हिंदुस्तान गांव में बसता है और वहां की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। अगर ये गांव के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये महामारी एक बहुत ही विकराल रूप ले लेगी। आप ये देखिए कि महीने 2 महीने पहले जहां 10% खाली आपकी रूरल पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही थी टोटल नंबर ऑफ केसेस में, वो आंकड़ा 23% से ऊपर हो गया है। यानी गांव में किस तेजी से बढ़ रहा है। आप महाराष्ट्र की बात करिए, मुंबई में केस कम हो रहे हैं लेकिन टोटल महाराष्ट्र के आधे केस गांवों से हैं। आप यूपी की बात करिए, 2/3 यूपी के केसेस गांव से हैं। यानी गांवों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और न तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, न जागरूकता है, न व्यवस्था दवाइयों की, ऑक्सीजन की, वैक्सीनेशन की है। तो हम एक बहुत तकलीफ वाली स्थिति में जा सकते हैं अगर गांव की तरफ हमने पूरा ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, गांव को सावधान होने की जरूरत है। मेरे साथ ढोल साहब भी। ढोल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आज हम देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए और उनको ऐसे लोगों से इलाज कराना पड़ रहा है। अगर छोटी सी चूक होती है तो वैसे ही जान का खतरा बना हुआ है, गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। हम झोला छाप की बात इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लोग हैं, वही लोग लाइफलाइन बने हुए हैं लोगों की, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर गांव में नहीं है और वही कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं जैसे तैसे करके, थोड़ी फीस में जैसे भी करके। लेकिन क्या गांव में आज जो हालात हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए, सरकारों को गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए? परिस्थितियां कितनी आपको वहां पर नजर आती हैं ऐसी? शमशेर जी, मगर मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं हमारे गांव में सरकार वो सुविधाएं, पैरा मेडिकल की हो, डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत नहीं होंगे कि सरकारों ने कभी गांव में ध्यान दिया ही नहीं। अगर हमारे हरियाणा प्रांत की हम बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस गाँव से आते हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस गाँव से आते हैं, वहाँ 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना से गुजर चुके हैं। तो आप वहाँ के हालात समझ सकते हैं। ये तो वो गांव है जिसने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देने का काम किया। अब उन गाँव की आप मनोस्थिति देखें, उन गाँव की परिस्थितियां देखें जहाँ पर ये सुविधाएं नाम की जीरो है। आज भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो उसी जोड़ा जाप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो एक पब्लिक रिलेशन अफसर रखते हैं जो इन्हीं जोड़ा जाप डॉक्टरों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो उनकी दुकानदारी भी इन डॉक्टरों के सिर के ऊपर रखी हुई है। तो उन हॉस्पिटल पे भरोसा ना करके, क्योंकि आज जो डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत हो कि डाकू बनकर एक काम किया गया है, लोगों को जानबूझकर बीमार बनाने का काम किया गया है। एक अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने के चक्कर में लोगों की जेबें काटने का काम किया है। इसीलिए आज जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जरूरी है। अगर सरकार समय रहते गाँव पर ध्यान देती तो ये परिस्थितियां नहीं बन पाती जी। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाएं नहीं है। हमने कभी मेडिकल सुविधाएं कभी गांव की तरफ हम गए ही नहीं। अगर एक पीएचसी वहां पे खोल दी गई तो उस पीएचसी में कोई नर्स तक नहीं गई, एक एमपीएचडब्ल्यू वहां पे लोगों का इलाज कर रहा है या एक चौकीदार वहां पे इलाज कर रहा है, ये बड़ी एक सफाई कर्मचारी वहां पे इंजेक्शन लगा रहा है। तो उस सफाई कर्मचारी से इंजेक्शन लगाने से उस आरएमपी डॉक्टर से लगाना ज्यादा बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी, अगर आज भी 70 साल के बाद हम एक पीएचसी ना होने पर भी अगर जो देखें तो कहाँ विकास हुआ इससे। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं जगरूप जी कि गांव में पीएचसी का ना होना, और अगर है तो फिर इलाज हम किससे करवा रहे हैं, बड़ी बात है। और गांव में लोगों को इस बात का भी डर है कि हम अगर बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वहां इलाज कैसा मिलेगा, ये डर है। और इस डर पर मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से। इस बीच 2 दर्शक मेरे साथ हैं, रणबीर हैं रोहतक से। रणबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार रणबीर जी। देखो, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ जी। गांव में कोई भी विकास का काम या कोई भी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं है।
तकरीबन 80% गांव की कंडीशन ये है, ना है तो दवाई है, न टीकाकरण है, न कोई सैनिटाइज है कि भी गांव में कहीं स्प्रे किया जा रहा हो, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं नाम मात्र कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा खोला भी तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक एएनएम या चौकीदार ही बैठी मिलती है और उनके पास कुछ है नहीं। अभी गांव में क्या करते हैं, गांव से कोई बीमार हो गया उसको बाइक पे लेके जा रहे हैं तो 3 आदमी का बैठना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो बाइक को चलाएगा, एक पेशेंट हो गया, एक उसको पकड़ेगा, उसका पुलिस चालान कर देती है कि 3 बैठे हैं। और पेशेंट को अगर कोई गाड़ी मांग कर लेके जाता है तो गाड़ी के अंदर वो छोड़कर वापस अकेला आ रहा है, तो भी हमारे पुलिस वाले ऐसे देखते हैं जैसे कोई गैंगस्टर तो नहीं जा रहा है मास्क को। अरे गाड़ी के अंदर अकेले को मास्क लगाना जरूरी है क्या शमशेर जी? ये थोड़ा पूछना है इनसे। बिल्कुल अहम बात आप कर रहे हैं। गांव में जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से लोग दो चार हो रहे हैं। शुक्रिया रणबीर जी, अपनी बात रखी आपने। अंशुल है मेरे साथ तिजारा राजस्थान से। अंशुल जी बहुत स्वागत है। अंशुल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो जी अंशुल जी बोलिए। हाँ, तो मेरी बात अभी डॉक्टर से बात हो रही है? जी बिल आप बोलिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा लास्ट 4 to 5 मंथ से है ना गला बैठा पड़ा था। मतलब कि गला कुछ खराब ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन पे। जी हाँ जी, ठीक तो है। उसके लिए मैं क्या कुछ सॉल्यूशन है जो मैं कर सकता हूँ? चलिए अंशुल जी शुक्रिया। सॉल्यूशन डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब मैं पहले चाहूँगा अंशुल जी का जो समाधान वो आप करें, और दूसरा ये कि मैंने एक सवाल किया था कि लोग जो हैं बड़े अस्पतालों में या फिर शहर के अस्पताल में इलाज कराने से डर रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि लोगों को ऐसा डर बैठ गया है मन में कि अगर बड़े अस्पताल में गए तो वहाँ से शायद हम स्वस्थ ठीक ठाक होकर घर वापस लौटें, क्योंकि ज़्यादातर ये तो तय है कि ज़्यादातर बड़े अस्पताल में वही मरीज जाएगा जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए डर के मारे कहीं ना कहीं वो निर्भर हो गए झोला छाप डॉक्टर्स पर। इसका इलाज में तो बहुत सिंपल है, आप गार्गल करिए और आपकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है तो चिंता नहीं करिए। आप एक स्पेशलिस्ट को, ईएनटी वाले को दिखवा दीजिए अगर आपका गार्गल करके अगर ठीक नहीं होता है। कई बार एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह से होता है। अब मैं थोड़ी सी गांव की और जो टोटल सिविल्स की बता रहा हूँ। आज जो समस्या सबसे बड़ी आई है वो हमने हेल्थ केयर सेक्टर पे हमने खर्च ही नहीं किया है। यानी आज बरसों से हमारी हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा रही है और सारा आप देखिए इवन शहरों में भी सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही है। तो गवर्नमेंट को जीडीपी का कम से कम 8% एलोकेट करना चाहिए हेल्थ सेक्टर पे। और अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट सरकार ने पुरानी सरकार के अपेक्षा में हेल्थ केयर पे प्राथमिकता दी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इस महामारी ने सारी पोल खोल दी है। इवन शहरों में भी इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी के पास जहां साल भर से नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, काम नहीं, अस्पताल का बिल देने लायक भी नहीं, बेड तो मिलना दूर, ऑक्सीजन मिलना दूर, आईसीयू बेड मिलना मुश्किल। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ गांव के लिए स्पेसिफिकली कि वहां पे क्या सिस्टम होना चाहिए। देखिए पहला काम है ट्रेस करना, टेस्ट करना, ट्रीट करना, क्योंकि 90% केसेस में तो कोई दवा दारू की जरूरत ही नहीं है। पैरासीटामोल की गोली दीजिए जो बहुत सस्ती है, हर एक झोला छाप के पास भी है, हर एक आदमी को नॉलेज है और इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेस नहीं किया और उसको आइसोलेट नहीं किया तो गांव में चौपाल पे बैठ के ताश खेलते हुए बच्चे इधर से उधर भागते हुए आप पूरा गांव को संक्रमित कर देंगे। तो आपका सबसे पहले आइसोलेशन, और ये बात मोदी जी ने तब भी बोली थी कि ये ट्रेस ट्रैक और ये सारा करना है। और अभी हमने देखा भी है कि गाँव में, जैसे यूपी के गाँव में करीब 3 करोड़ घरों में डोर टू डोर सर्वे होके 2.5 लाख लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया और उसमें आइडेंटिफाई भी किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे आप पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चलाइए। अब झोला छाप डॉक्टर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सबको आप इनकॉर्पोरेट करिए एजुकेशन में, उनको एजुकेट करिए जो मरीज को सही राय दे। गाँव के अंदर भ्रांतियां, तरह तरह की गलत बातें, अफवाहें इतनी फैली हैं, लोगों को विश्वास ही नहीं है। आप गांव में बात करिए, अगर वहाँ वैक्सीन भी मिल जाए तो बोलेंगे नहीं दीजिए वैक्सीन नहीं लगवाना, सर्दी हो गई रे तो ऐसे ही सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, ठीक हो जाएगा। और तब तक वो आइसोलेट नहीं होंगे, तब तक वो तो फैला देंगे। जो माइल्ड केसेस है वो तो देखिए रिकवर कर जाएंगे। जो मॉडरेट और सीवियर केस है, जहाँ आगे चल के
ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी वो मिस हो जाएंगे, और वहां से आपको किसी सेंटर तक पहुंचना जहां आपको इमरजेंसी सुविधाएं मिले, ये मिलना मुश्किल है, यानी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। तो आपका सबसे पहले टेस्ट होना और फिर सुचारू रूप से इंतजाम होना कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिक चीजें हैं। बिल्कुल, ये इसके महत्वपूर्ण है। बाद वेंटिलेटर कहाँ उपलब्ध हो और उसकी ऑडिट हो कि यूज करना आए, लोगों को सिखा के और उस डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ें, और इन सब के साथ ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पे पूरी टीम वर्क बन के काम हो, तो ये संभव है और गाँव को रोका जा सकता है। गाँव को दिशा मिल सकती है, मुख्य धारा से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। नथुराम मेरे साथ एक दर्शक है, मलिक साहब हैं। नथुराम जी, स्वागत है आपका। नथुराम जी, टीवी सेट की आवाज आप कम करें। हाँ, कम कर रखिए सर जी। जी बोलिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो जी नथुराम जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ टीवी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया विचार रखे हैं। गांव में कोई भी सुविधा नहीं है जी। यहाँ तो जो खुद रहे हैं, नहीं सेंटर खुद रहे हैं, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। लोग अपने आप मर रहे हैं। चले यहाँ तो कोड़ी लग भी नहीं मिल रही जी। हाँ। नहीं, मेरा यही सुझाव है, सभी पॉलिटिकल पार्टी इतने जबरदस्त डिबेट करते हैं आपस में, लड़ते भी हैं टेलीविजन पे, मैं देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मिलके कैंपेन करें कि गाँवों में, शहर में पूरी हेल्थ व्यवस्था स्ट्रांग हो और इतनी सुलभ हो कि आपकी आय के अनुसार आप ट्रीटमेंट मुहैया आपको हो जाए और ट्रीटमेंट एक सुचारू रूप से करा सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बेसिक लेवल की चीज के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर अगर एक स्लोगन बनाएगी तो कोई कारण नहीं है इस देश में ये सुविधा ना मिले। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है, और मैं चाहता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर चाहे अपने हितों में अपने वोटर्स के लिए आज गांव में जाएं और उनको हेल्प करें, एजुकेट करें, उनको प्रॉपर उसका सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, ताकि यही आपके वोटर आपको वोट देंगे और आपको जिताएंगे। तो ये मूल मंत्र है। अगर दुख और तकलीफ में आप पहुंचिए, और सिर्फ इसलिए पहुंचिए कि हम आपको जीवित देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, इसलिए हम आ रहे हैं, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नथुराम जी शुक्रिया, जुड़े आप मेरे साथ, बातचीत की आपने। जगरूप ढुल जी, एक बात आपसे पूछूंगा मैं, ये डर क्यों है गाँव में? आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, वो अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते बड़े अस्पताल में या फिर सरकारी अस्पताल में? बाहर गांव से क्यों नहीं जाना चाहते? वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते? ये क्यों डर है? इसको कैसे? इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री इस महामारी में ये कहे कि दिए जलाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ना करा के मैदानता में जाके इलाज कराए, इस देश का हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अपने कोरोना होने पर वो मैदानता में जाए या उनकी टांग टूटने पर वो मैक्स हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं, तो वो क्या संदेश लोगों में जाएगा? एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि हमने कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं। हम तो जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हम जाति और धर्म के नाम पर धर्मशालाएं या मंदिर बनाने का काम करते हैं या मस्जिद बनाने का काम करते हैं। हम कभी इतना तो हम करते हैं कि हम जाति के नाम पर हॉस्पिटल ही बना लें या स्कूल बना लें। तभी तो अगर हम इन नेताओं के भरोसे बैठे रहे तो 70 साल चाहे और गुजर जाए तो ये सुधार होने से रहा। ये तो लोगों को खुद व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। जहाँ पहले हम जाति और धर्म के नाम पर धर्मशाला या मंदिर बनाने का या मस्जिद बनाने का काम करते थे, आज उनके स्थान पर आज हम हॉस्पिटल का या स्कूल बनाने का काम करें तो ये व्यवस्था में सुधार आएगा। इस देश के जनप्रतिनिधियों का तो काम इतना है कि लूटो खसोटो और भाग जाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो जोड़ा छाप है। डॉक्टर साहब उन डॉक्टरों को जोड़ा छाप कह रहे थे। इस देश का तो प्रधानमंत्री ही जोड़ा छाप है। वो अपनी हर बार संबोधन में कहता है कि मैं तो जोड़ा उठा के चलता हूँ। वो तो चल देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बाल बच्चेदार लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उन ये सुधार तो कराना ही होगा। ये सुधार तो हर आम आदमी को आगे आकर करना होगा। आप और मुझे शमशेर जी करना होगा, क्योंकि ये आज मेरा नंबर आया तो शमशेर जी कल ये आपका भी नंबर है। इसलिए ये सुधार तो आपको और मुझे लाना होगा। ये जनप्रतिनिधि नहीं लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। बिल्कुल, राजनीति अगर ये सुधार हो गया तो इनकी वोट की राजनीति ही खत्म हो जाएगी।
ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से हम देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो गांव है वो आज वहीं खड़ा है। थोड़े बहुत बदलाव होते हैं तो वो इसलिए हो जाते हैं कि मजबूरीवश राजनीतिक पार्टियों के लोगों को करवाने पड़ते हैं। अगर थोड़ा सा काम भी नहीं कराएं तो फिर एक पार्टी आती है 2 4 5 साल थोड़ा काम करती है, उसके नाम पर वोट लेती है, फिर दूसरा आता है बड़े वायदे करता है, दावे करता है कि मैं बेहतर कर दूंगा। हालांकि वो पिछले वाले से थोड़ा बेहतर कर देता है, पर हम खड़े वहीं रह जाते हैं क्योंकि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता 5 साल में। मेरे साथ 2 दर्शक है, कृष्ण है जींद से। कृष्ण जी स्वागत है आपका। हेलो जी कृष्ण जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जींद से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए सर। और हाँ, ये जो सरकार की तरफ से जो है, सरकार जो वादे करते लॉकडाउन लगा रखा है, तो ये जो असल में जो गरीब आदमी है जिनके पास कोई चारा नहीं, जो भूखे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? जी शुक्रिया कृष्ण जी। शमशेर जी, अगर मैं बीच में आपकी 1 मिनट लूं। जी सर। सरकार ने लॉकडाउन लगाकर लोगों के रोजगार तो बंद कर दिए, लेकिन सरकार ने क्या अपने कोई भी टैक्स का जरिया बंद किया है? जी। तो कैसे सरकार पे विश्वास हो लोगों को यकीन दिलाना जरूरी है। रेवेन्यू उनकी 3 दिन के लिए रेवेन्यू बंद हुआ था, सभी चिट्ठियां, क्या वहाँ रजिस्ट्री कराने में कोरोना नहीं फैलता? क्या शराब जब बेची जा रही है वहाँ कोरोना नहीं फैलता? क्या बसों में कोरोना नहीं फैलता? वो कहते हैं कि 50% हम सवारियां लेके चलेंगे, जिससे बस की सीटें बिल्कुल नजदीक हैं, वहाँ पे दो गज की दूरी हो ही नहीं सकती उस वक्त में, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी हमारा 150 150 करोड़ का देश है, तो अगर हम 2 गज की दूरी करें तो हम पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है? क्या सरकार ये संभव नहीं है डोल साहब। आज परिस्थितियां देश में आबादी के लिहाज से देखें तो संभव नहीं है, और उसके लिए बहुत शुरू से काम किया जाना चाहिए, जिसको लेकर आप भी बात करें, डॉक्टर साहब भी बात करें। मेरे साथ एक दर्शक और है पवन जींद से, उनके सवाल ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ। पवन जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार पवन जी, एक तो जो गांव में झोला छाप के बारे में विचार किया गया, जैसे आपने जो क्वेश्चन डाला है, एक तो डॉक्टरों की महंगी फीस है, दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इलाज बहुत महंगा है, तीसरी चीज है सरकारों का लचरपन, क्योंकि सरकारें गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, सिर्फ शहरों तक सीमित, बड़े बड़े शहरों तक सीमित रह गई हैं सरकारें। सही बात है। तो गांव में तो कहीं ध्यान ही नहीं है कि भाई इसमें गांव में भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और चौथी चीज है इसमें कि जो झोला छाप जिसको बोलते हैं वो गांव की लाइफलाइन है, और वो आसानी से उपलब्ध है वहाँ पे। रात को किसी डॉक्टर के पास चले जाओ आप, वो अपनी इमरजेंसी के नाम पर उस जो मरीज पहुंचा उसके पास उसकी खाल उतारने का काम करता है डॉक्टर। तो इसलिए ये जो झोला छाप या जिसको आप बोलते हैं, ये गांव की लाइफलाइन है और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये अलग चीज है कि इसमें से कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। हाँ, ये क्योंकि इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते तो दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन मजबूरी है गांव के लोगों की। शुक्रिया पवन बातचीत के लिए। रमेश चंद एक दर्शक है मेरे साथ गुरुग्राम से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। रमेश जी स्वागत है आपका। चलिए संपर्क टूट गया रमेश जी के साथ। डॉक्टर साहब, लाइफलाइन की जैसे मैं बात कर रहा था शुरू में, लोगों का ये मानना है कि वो हमारी ज़रूरत बन गए हैं, हमारा हिस्सा बन गए हैं, और ये भी सही बात है कि बड़े अस्पताल में जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर किसी डॉक्टर को आपातकाल के तौर पर जगह लेना ही उसकी फीस डबल हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे में लोगों के लिए मजबूरी है, और जैसे आपने कहा कि इनको जागरूक करना इस वक्त ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही जो है आज हमें गाँव के लोगों को इस कोरोना संकट से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की भी, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि 70 साल से आज तक जो एक बात कही है हमारे साथ ढुल साहब ने कि हम राजनीति किसके नाम पर करते रहे, और कोई सरकार आती है, कोई जाती है, एक आती है थोड़ा सा काम करती है, लेकिन उससे बेहतर करने के लिए दूसरी पार्टी दावा करती है, लोग उसको वोट दे देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात रह जाते हैं जब 5 साल गुजर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है इस पर काम करने की कि अस्पताल बनाए जाएं, बढ़िया डॉक्टर तैयार किए जाएं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी करवाई जाए, और गांव में जो लोग इस वक्त इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं उनको साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ा जाए। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के न तो उसका फेवर में बोलता हूं, ना उसके अगेंस्ट में, लेकिन एक चीज समझनी है
कि प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी दोनों चीजें करनी है। तो ये खाली उन्होंने नहीं कहा कि आप दिया लेके चलिए तो आपका इलाज हो जाएगा, और न झोला छाप डॉक्टरों को कभी प्रमोट किया गया है। तो लोगों में प्रॉब्लम कब आई, जब ये पॉलिटिकल इशू बन गया कि वैक्सीन से जी ये फला पॉलिटिकल पार्टी की वैक्सीन है, इसमें ये खराबी हो जाएगी, इसमें आपके मानसिक बीमारी हो सकती है, कई तरह की, तो इतनी चीजें दुविधा हो गई कि ये लॉन्च करना ही बहुत मुश्किल था। और आगे सरकार को भी नहीं मालूम कि ये इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जब करेंगे, यूज करेंगे, तब मालूम पड़ेगा। इमरजेंसी अप्रूवल मिला। तो पॉलिटिकल पार्टियों का बड़ा रोल है इसमें लोगों की जनमत बनाने में कि जो चीज साइंटिफिक है उसको आप पॉलिटिसाइज नहीं करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना है वो आज रातों रात नहीं हो सकता। आज के दिन हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। झोला छाप डॉक्टरों को मान्यता हम नहीं दे सकते हैं, उनको हम काउंसलर बना सकते हैं, एजुकेट कर सकें, क्योंकि कोरोना का कोई बहुत ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। 95% केसेस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। बुखार को कंट्रोल करना है, स्टीरॉयड नहीं देना है। झोला छाप डॉक्टर आमतौर पे स्टीरॉयड दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। बहुत सारी बीमारियां 70-80% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये कोरोना ठीक नहीं होने वाला है। आपने स्टीरॉयड दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, तो हो सकता है कि कल को आपको ब्लैक फंगस की तरफ न पहुंचा दें उनको और नुकसान न कर दें। इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों को पूरा इलाज करने का नहीं देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको पार्टनर बना दीजिए हेल्थ केयर के सिस्टम में, काम में, ताकि ये बता सके किस केस को रेफर करना है, किस केस को घर में आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पेशेंट उनके पास रहेंगे, उनको देखरेख हो सकती है, आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरे वर्कर। और हेल्थ केयर सेक्टर, जब तक गवर्नमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर का सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बने, तब तक आपको किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज वे में काम करना है। हम थ्योरेटिकल बातें बना के नहीं चल सकते हैं, लेकिन आगे के लिए तो एक बहुत बड़ा आपको पॉलिटिकल पार्टियों को सबको ये बता दिया गया कि ये मिलके एक काम करेंगे। लेकिन आज के लिए प्रेजेंट जो अवस्था है उसके अंदर बेस्ट निकालने के लिए मिलके साइंटिफिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मिलके आप एक काम बनाइए, एक प्रोग्राम बनाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सही बात आप कर रहे हैं कि राजनीतिक लाभ हानि छोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर आना होगा और इस वक्त जो गांव के हालात हैं उन हालातों को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे जिन झोला छाप हम बात जिनकी हम कर रहे हैं उनको अपने साथ लेकर, उनकी मदद लेकर गांव के लोगों को जागरूक करना है, उनको भी जागरूक करना है। और परिस्थितियों को कंट्रोल करना हमारे लिए तभी आसान होगा जब साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। ऐसे एक दूसरे की टांग खींचने से या फिर व्यवस्थाओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हालात आज जिस तरीके के हैं उसमें राजनीतिक किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि हमारे गांव के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उस पर काम करने की और ज्यादा जरूरत है। अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आज जो हालात हैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में उससे बेहतर, उससे और ज्यादा खराब हालात हो जाएं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मिलकर साथ चलें, सब लोग मिलकर काम करें और जो वादे किए जाते जनता के साथ उन वादों पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उसको खरा उतरना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जनता के सामने अगले 5 साल के बाद दूसरा विकल्प भी होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपके में आज हम बात कर रहे थे कि गांव पर फोकस करना बहुत जरूरी है, लेकिन जिन झोला छाप डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनको साथ लेकर, उनकी मदद लेकर कोरोना से लड़ने में मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र हैं और अगर कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाता है तो उसकी जेब काटने का काम किया जाता है। यानी सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि महंगा इलाज वहां पर मिलता है और फिर कोई गारंटी भी नहीं है कि आदमी वहां से पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ जाए। ये डर भी गांव के लोगों को है, इस डर को भी दूर करना होगा और ये डर तभी दूर होगा जब गांव में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनको लेकर के सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल उनकी मदद साथ लेकर चलें और उन लोगों को समझाएं, वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूक करें, दवाई के प्रति उनको जागरूक करें और गंभीर हालत में उनको अस्पताल में जाकर इलाज कराने के लिए प्रेरित करें। लेकिन होगा तभी जब इन्हीं झोला छाप को साथ लेकर काउंसलिंग के तौर पर इनको अपने साथ लेकर सरकारी सिस्टम चलेगा, तभी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती है। नहीं तो आज जो हालात गांव के हैं वो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।